और ये जो हम लोगों को यहाँ से उठा रहे हैं, बात चल रही थी ये जो चांदबारिया और चक डैम की, कुछ लोग कह रहे कि उससे पानी मिलेगा। हाँ मिलेगा, ऐसा मैं भी मानता हूँ, पानी मिलेगा, सिंचाई की सुविधा होगी, पानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजस्थान से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि इस एरिया को टीएसपी से नॉन टीएसपी कैसे करें, ये प्लानिंग कैसे होती है बताओ आप लोगों को। ये टीएसपी है, आप लोग संतुष्ट हो? यही नहीं है, इस टीएसपी को भी नॉन टीएसपी कर सकते हैं लोग, वो एक प्लानिंग होती है। कैसे? बरली गांव में एक टीएसपी क्षेत्र है, वहां एक फैक्ट्री है। अगर मान लो ऐसे की ऐसी फैक्ट्री उस बरली ग्राम में आ जाए, या बांध ऐसा आ जाए, बड़ा बांध बनने पर वो गांव ही नहीं, उसके जो पास वाले जो गांव हैं 8, 10, 16 गांव, उन गांवों को हटना पड़ेगा। जब वहां से लोग हटेंगे, वहां से एसटी के लोग हटेंगे, आदिवासी हटेंगे, जब आदिवासी वहां से हट जाएंगे तब काय का टीएसपी? क्योंकि सीटें जो आवंटित होती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है कि यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के लोग रहते हैं, कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, कौन से समाज के लोग रहते हैं। मान लो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा है तो यहाँ पर विधानसभा की सीट शेड्यूल कास्ट की होगी। ये गलत कह रहा हूं? अगर मान लो यहाँ पर बड़ा सा बांध बन जाए और हमारे पिंडवाड़ा इलाका और जो अवरोड इलाका है, यहाँ से समस्त लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए तो यहाँ पर लोग कहाँ रहेंगे? पहाड़ी इलाकों में लोग एसटी के रहते हैं ना। जब एसटी के लोगों को पहाड़ों से हटा के कोई दूसरी जगह देंगे तो यहाँ पर एसटी होंगे नहीं। जब एसटी होंगे नहीं तो टीएसपी किस बात का? एसटी की सीट आवंटित किस बात की होगी? ये विषय है। पानी मिलना, पानी नहीं मिलना, ये अलग मैटर है। उनका काम क्या है, उनका टारगेट क्या है? क्योंकि जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आता है। जब महाभारत के एक कर्ण ने कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो आएगा, ऐसा नहीं है। जब एक कर्ण उस महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में रह के उसने पूरा परिवर्तन ला दिया, तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। उस नियम को हम लोग भी फॉलो करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन लाए समाज में। और हालांकि समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि बाकी वक्ता है और मैं अक्सर बोलता हूं तो मुझे पता नहीं रहता कि मैं कितना बोला, टाइम निकल जाता है। और एक लास्ट कहानी कहूंगा कि जो अमराराम जी जो बात कर रहे थे, हालांकि मैं अधिकतर मंचों में पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं, हर एक समय एजुकेशन की बात और समाज की बात करता हूं। मैं पॉलिटिक्स से दूर हट के बात करता हूं। हालांकि मैं अभी एक बात बताऊंगा कि आप लोगों को कि ये जो इलेक्शन की बात हुई, चुनाव की बात हुई, हालांकि शहीदों के इस अवसर पर मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उनको याद करते हुए उन्होंने जो संघर्ष किया, उनकी जो बलिदानी थी, उनको हम लोग अगर जानते हुए भी अगर व्यर्थ जाने देंगे तो अगर मान लो ऊपर से वो देख रहे होंगे तो वो भी कहते होंगे कि लानत है मेरे समाज पर, मैं किन मूर्खों के लिए लड़े और किन मूर्खों के लिए हम लोग मरे। जब यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा काफी ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था तो हमारे लोगों ने विरोध किया। विरोध क्यों किया? अगर मान लो अगर आपके ही खेत में धान की कोई अगर मान लो अगर खेती हो रही है, धान की खेती या मक्के की कोई खेती आप लोगों ने की, पक गई, पकने के बाद में अगर आप लोगों निकालने जाओगे, जैसे ही निकाल दिया आपने, 10 बोरी 12 बोरी हो गई, और कोई अदरवाइज आदमी आके अगर वो 10-12 बोरी अगर उठा के लेके जाएगा तो आप लेने दोगे उसको? नहीं दोगे, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, आप लोगों ने मेहनत किया है, इसलिए आप लोग नहीं जाने दोगे। तो उस समय भी अपने समाज के लोग आज के समय के लिए वो उस समय लड़े थे, वो उस समय के लिए नहीं लड़े, वो आज के समय के लिए लड़े थे। और जो हमारे जो अधिकार हैं वो भी ये बाकी लोगों ने नहीं दिए, हमारे अधिकार हमारे पुरखों ने दिए हैं। और अंग्रेजों के पहले से हमारे जो क्षेत्र थे, एरिया थे, वो वर्जित थे। यहाँ पर ना तो अंग्रेज आ सकते थे, ना कोई और व्यक्ति आ सकते थे। उनको पता था कि ये इलाका आदिवासियों का है, इनको वर्जित या पूर्ण वर्जित रखना चाहिए। तो आज भी वर्जित और पूर्ण वर्जित कौन कौन से हैं? जो टीएसपी एरिया है वो वर्जित एरिया है, और जो
जहां पर 6ठी अनुसूची है वो वर्जित एरिया है, और जहां पर 5वीं अनुसूची है वहां पर पूर्ण वर्जित एरिया है, जहां पर जो भी क्रियाकलाप है, जो भी प्रशासनिक वर्क है, वो समस्त आदिवासियों के द्वारा हो रहा है और होता रहेगा। मैं बात कर रहा था इलेक्शन की, तो चुनाव का ये है कि हमेशा अपने में से ही कोई व्यक्ति चुने जो वहां जाके अपनी लड़ाई लड़ सके, अपने हक और अधिकार की बात रख सके। और पार्टियों को हम लोगों ने बनाया है, इसलिए पार्टियां बड़ी नहीं है, इंसान बड़ा है, इसलिए आप लोगों को इंसान इंसान से मिलकर परिवार, और परिवार परिवार से मिलकर समाज बनता है, और समाज की विचारधारा के माध्यम से आप लोग आदमी को भेजिए, आप लोग व्यक्ति को भेजिए, आप लोग किसी शिक्षित व्यक्ति को भेजिए और वो अपनी आवाज को उठा सके, अपनी आवाज को बुलंद कर सके, वो बेधड़क नेताओं की बोलती बंद कर सके और अपनी बात को रख सके, बिना डरे बिना झिझक के अपनी बात रख सके। इसलिए एक समय ऐसा था जब भोलेनाथ जी तपस्या कर रहे थे, भोलेनाथ जी पहाड़ों में, हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मेंढक और मेंढक का पूरा समाज भोलेनाथ जी के पास गया, भोलेनाथ जी को पूछा, हे भोलेनाथ जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे मेंढक तो भोले हैं, हमारे मेंढक तो ये पागल है, इसलिए हमारा नेतृत्व करने का एक व्यक्ति हमें दे दीजिए, लीडरशिप करने का एक व्यक्ति हमें दे दीजिए जो सभी मेंढकों को सही तरीके से लीडर कर सके, सही तरीके से नेतृत्व कर सके। भोलेनाथ जी ने कहा, मेरे पास तो ये सांप है, ये नाग है गले में लटकाया हुआ, मैं तो आ नहीं सकता, ऐसा करो इस सांप को लेके जाओ। तब वो मेंढक उस सांप को लेकर गए। तब 2, 3, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5 दिन, 6ठे दिन मेंढकों ने विचार किया, यार हमारी पॉपुलेशन, हमारी संख्या, हमारा जो तबका था वो काफी अधिक था, संख्या काफी थी, 100 लोग थे हम लोग, ये 70 लोग कैसे हो गए। उन्होंने विचार किया, लेकिन वो विचार ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि वो भोले थे, माइंड उनका ब्लॉक था, मानसिक रूप से गुलाम थे, किसी और के ऑर्डर से चल रहे थे। वापस भोलेनाथ जी के पास में गए और पूछा, ए भोलेनाथ जी, ये जो हमारी संख्याएं कम क्यों हो रही है, ये हमारी संख्याएं कम क्यों हो रही है, ये क्या वजह है, ये क्या कारण है। भोलेनाथ जी ने कहा, अगर नेतृत्व करने वाला सांप लेके जाओगे तो सांप तो खाएगा। तो सांप ने एक एक करके सब मेंढकों को, यानी 30 मेंढक खा लिए। कितने? 30 मेंढक, 70 मेंढक रहे। बाद में भोलेनाथ जी ने कहा, अब क्या चाहिए। मेंढकों ने कहा, मेंढक कौन है वो समझ लेना, आप लोग वो समझ लेना। मेंढकों ने कहा कि हे भोलेनाथ जी, हमें दूसरा कोई लीडर दीजिए, दूसरा कोई नेता दीजिए, दूसरा कोई लीडरशिप करने वाला एक व्यक्ति दीजिए जो शिक्षित हो, समझदार हो। जब भोलेनाथ जी ने सोचा, क्यों ना ये नंदी लेके जाओ, 4 पैर है, सींग है, कान अच्छी तरीके से सुनेगी, गोबर भी मिलेगा, सब कुछ होगा, दूध भी मिलेगा, ठीक है। लेकर गए, नंदी को लेकर गए। तब मेंढकों ने विचार किया कि नहीं, अब तो शांति और संतुष्टि मिलेगी हम लोगों को बहुत टाइम से, क्योंकि हम लोग भी करते ना, 5 वर्ष किसी को चुन लिया, 5 वर्ष बाद में चुन लिया, और अगले साल 5 वर्ष और चुन लेंगे कि ये नहीं ये ठीक है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है। इसी प्रकार से उन्होंने भी चुना उस नंदी को। नंदी को लेकर गए, नंदी तो कूदने लगी, सब सोए, रात को सो रहे थे, रात के टाइम में नंदी कूदी। जब नंदी कूदने लगी तो नंदी के जो 4 पैर थे वो पैर मेंढकों के ऊपर, यानी कि वो कुचलने लगी। तो टोटली 15 मेंढक बच गए। कितने? 15 मेंढक बच गए। उनको लगा कि यानी कि हमारी संख्या बहुत कम है और घबरा गए। अब करें क्या, जब मानसिक रूप से गुलाम थे, अब किसी ना किसी का सपोर्ट तो लेना ही था। अब करें क्या, सपोर्ट करने वाला है कौन? उनको दिखता वही है, कौन? भोलेनाथ जी। जब भोलेनाथ जी के पास में वापस गए, वापस पूछा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमारे मेंढक तो गायब हो गए, 15 मेंढक ही रहे, और ये नंदी तो रात को उछल कुचल कर रही थी, हम सारे मेंढकों को मार दिया। तब उन्होंने, भोलेनाथ जी ने कहा, जब आप
मेरे से अगर कोई लीडर लेके जाओगे, नेता लेकर जाओगे, अगर आप अपने में से कोई नेता नहीं चुनोगे, तब आपका हाल यही होने वाला है। आपका हाल यही होने वाला है। इसलिए आप लोग और पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, फलाना फलाना पार्टी से किसी लीडर को, किसी नेता को चुनने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में आपके पिता है तो पिता को मुखिया सुनिए। अगर उस परिवार को चलाने के लिए आप दूसरों को लाओगे, उस परिवार का दफन होना ही है। जब भाई भाई अगर झगड़ा हुआ है, भाइयों की पंचायती करने के लिए किसी भाई को बुलाइए, किसी और गैर लोगों को लाओगे तो उस भाइयों को साफ होना ही होना है। इसलिए आप लोगों को, समस्त भाइयों को, समस्त आदिवासियों को, समस्त भील, करासिया, मीणा, सहरिया, कतोड़ी, गोंडी, मुंडा, समस्त समाज को एक होना है और अपना राजा चुनना है जो अपना नेतृत्व कर सके, अपनी लीडरशिप कर सके और अपने ऊपर वो इस प्रकार से नियम लागू करें जो उसके लिए भी नियम सही हो और वो नियम समस्त समाज के लिए सही हो। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, उनको बोलना है और बोलना भी चाहिए। उससे पहले आप लोगों को सुनने की क्षमता को जागृत करना है और मेरा एक ही नारा है, उस नारे को दोहराएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने मेरी बात को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सुना है। मैं बोलूंगा, दम है कितना दमन में तेरे, आप लोगों को बोलना है देख लिया है, जब 1922 में देख लिया है तो अब भी देख लेंगे, ये बोलना है। जब 1922 में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने देख लिया है तो अब भी देख लेंगे। बोलिए आप लोग, दम है कितना दमन में तेरे। ये गैर मर्दों की आवाज है, ये आदिवासियों की आवाज नहीं हो सकती। मर्दों की आवाज और आदिवासियों की आवाज तो पहाड़ों को भी चीर ले। जब इन पहाड़ों में रह के हमारे आदिवासियों ने अंग्रेजों को धूल चटाई, अब क्या धूल चटाओगे, इस धीरे धीरे बोलोगे। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे। अंग्रेजों की बंदूक से निकलने वाली हर गोली पानी बन जाए, ऐसा काम करो। जय जोहार, जय आदिवासी।